हेलो डियर एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। और अभी अपने क्लास में करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 1 से एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज क्वेश्चन, जिसमें हमने आज करना है 25 से 36 तक। ये लास्ट वीडियो होगा एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज क्वेश्चन का, क्योंकि 36 तक ही क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में। पार्ट ए में हमने 1 से 12 तक किया है, पार्ट बी में 13 से 24 तक क्वेश्चंस किए हैं। आज करेंगे हम लोग 25 से 36। यहाँ पे जो भी कुछ क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे वो विद फुल कॉन्सेप्ट एंड कैलकुलेशन होंगे, और इस चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल है चैनल पे। सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप उसे देख लेना। आज का क्लास करेंगे 25 से 36। देखते हैं क्वेश्चंस कैसे बनाना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है चैनल को बेल आइकन के साथ, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ये क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है समझिएगा। हाउ आर 0.50 मोल Na2CO3 एंड 0.50 m, कैपिटल M है ये, Na2CO3 डिफरेंट। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो दोनों चीज लिखा गया है, यहाँ पे कैसे दोनों डिफरेंट है, तो ध्यान से समझिएगा इसे। 0.50 मोल Na2CO3 है, जबकि यहाँ पे क्या है 0.50 m है। कैपिटल M किसे डिनोट करता है, मोलारिटी को, यानी मोल्स पर लीटर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर सॉल्यूशन, यही होता है मोलारिटी का मतलब। इससे पहले जो वीडियोस मैंने आपको पढ़ाया है, वीडियोस में 1 से लेकर 25 क्वेश्चंस, उन सारे क्वेश्चंस में सारा कुछ डिटेल में समझाया है मोलारिटी क्या है। जहां जहां पे आया था क्वेश्चन में वहां वहां समझाया है। तो मोलारिटी का मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर। तो देखिए m हो गया मोल्स इन पर लीटर, ठीक है। और ये तो सिर्फ मोल ही लिखा है, यानी यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मोल में है, जबकि यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मोल पर लीटर में है। यही डिफरेंट है दोनों में। बस इसी बात को यहाँ पे मैंने लिख दिया, जो समझाया है वही लिखा हुआ है, आप इसे कर लेना कि ये 0.50 मोल ऑफ Na2CO3 मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na2CO3 इन मोल्स, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर, यानी मोलारिटी। ओके, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, इफ 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस, 10 वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ 5 वॉल्यूम्स ऑफ डाइऑक्सीजन गैस, हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर वुड बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो कह रहा है कि 10 और 5 के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप एक इक्वेशन लिखेंगे कि आखिर इक्वेशन कैसे बनता है, वाटर बनेगा कैसे, यानी 10 वॉल्यूम और 5 वॉल्यूम की बाद में बात करेंगे। हम लोग डाई हाइड्रोजन का रिएक्ट कराएंगे किससे, डाई ऑक्सीजन से। तो देखिए डाई हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ डाई ऑक्सीजन, तो क्या बनाना है, वाटर बनाना है, तो H2O बनेगा। यहाँ बैलेंस नहीं दिख रहा है, हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ आप जैसे ही 2 लगाएंगे तो यहाँ पे भी आपको 2 लगाना पड़ेगा। बैलेंस इक्वेशन इसी को कहेंगे। तो आपने देखा कि डाई हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद डाई ऑक्सीजन, तो वाटर बनाता है, ठीक है। तो इसी में क्या कह रहा है कि आप देखिए, इसको ध्यान से आप देखेंगे तो ये क्या कह रहा है, 2 वॉल्यूम, यहाँ पे 2 लगा है, यानी 2 वॉल्यूम रिएक्ट करता है कितने से, इसमें कुछ भी नहीं है, यानी 1 है। 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से तो बनाता है क्या, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर बनाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर 10 वॉल्यूम की बात कर रहा है, 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ कितना, 5 वॉल्यूम ऑफ डाई ऑक्सीजन, तो क्या बनाएगा, देखिए 2 और 1 था तो 2 बन रहा था, तो 10 और 5 है तो यहाँ क्या बनेगा, 10 वॉल्यूम बनेगा। हो गया, आंसर बन गया। यानी कि वाटर कितना बनेगा, वो कितना वॉल्यूम होगा, 10 वॉल्यूम होगा। बात आई समझ में। तो पहले आपको रिएक्शन लिख लेना है, और उसी चीज को मैंने यहाँ लिखा है। देखिए ये फटाक से हो गया, इसको लिखा बनाया और आपको जो समझाया वही लिखा है मैंने इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट्स। ठीक है, इन जो दिए गए हैं यहाँ पे उन सभी को आपको बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो कुछ दिक्कत इसमें नहीं है। सबसे पहले जैसे ये पिकोमीटर है और ये पिकोमीटर लिखा गया है, माइक्रो ये पिकोमीटर नहीं है, माइक्रो एस है, माइक्रो सेकेंड, ठीक है, और mg है। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि इसको अब बनाना है आपको, तो बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करना है, यानी कि पिकोमीटर को मीटर में पहले बना दीजिए, माइक्रो सेकेंड को सेकेंड में बना दीजिए, और मिलीग्राम को किलोग्राम में बना दीजिए, यही कह रहा है। तो आपने
देखिए 28.7 पिकोमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में पहले, तो 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर हो जाता है। तो बस उसे इसको हमने क्या किया, पिकोमीटर को मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻12 से, तो मीटर में कन्वर्ट हो गया। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, आप यहाँ पे इसको आगे करेंगे तो ये आपका पावर यहाँ पे 10⁻11 हो जाएगा। और ये कैसे हुआ, ये मैंने आपको वीडियो नंबर 2 में समझाया है, जहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाया है। तो उस वीडियो को जाके देखिए, वहाँ पे डिटेल में बहुत अच्छा, मतलब 10 मिनट लेकर मैंने आपको समझाया है, इसलिए उसे देखिए तो आपके समझ में अच्छे से सारी बातें आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 15.15 माइक्रो सेकेंड। तो पहले माइक्रो सेकेंड के लिए क्या है, 10⁻⁻6 सेकेंड हो जाएगा, यानी माइक्रो के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ आपने कर लिया इसे 15.15 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड। इसे फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कीजिए तो इतना आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपका 25365 मिलीग्राम है, तो 1 मिलीग्राम बराबर होता है 10⁻⁻6 केजी। तो बस मिलीग्राम को केजी में कन्वर्ट किया। अब आप ध्यान देंगे, यहाँ पे सिर्फ कोई भी डिसिमल नहीं था, 25 36 5 था, ये था आपके पास डिजिट, और 10⁻⁻6 से आपने कर दिया तो मिलीग्राम कन्वर्टेड इनटू किलोग्राम हो गया। लेकिन यहाँ पे तो डिसमिल था नहीं, तो आपको करना क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से डिसमिल पुट करना है इसके तरफ। तो 1 2 3 4 के बाद डिसमिल यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका 4 आपका पावर घट जाएगा, मतलब 4 पावर यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। तो -6 था, यहाँ -2 बच जाएगा, क्योंकि इसी में से आपने 4 जीरो को आगे यहाँ पे डिसमिल के रूप में लिया है। इन सारी बातों को मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है उस वीडियो में, मतलब उसे देख लीजिए आप लोग, तो आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। क्योंकि देखिए उस वीडियो में मैंने पूरा अच्छे डिटेल में समझाया है, फिर अभी समझाऊंगी तो दोनों के दोनों वीडियो का लेंथ उतना ही हो जाएगा। इसलिए आपसे बार बार कह रही हूँ कि उस वीडियो को थोड़ा सा देख लीजिए, आप स्किप करके उस जगह पे पहुंच के उसी को देख लेना सिर्फ, तो आपके समझ में ये बातें आ जाएंगी कि कैसे ये पावर इधर आया, कैसे यहाँ पे -11 हो गया, कहाँ कैसे यहाँ पे -6 से -2 हो गया, ये सब सारी बातें समझ जाएंगे आप। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट का खेल है बच्चों, कुछ भी नहीं है मेहनत, आप तुरंत समझ जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, क्या कह रहा है हमसे कि जो यहाँ पे दिया गया है 1 2 3 4 करके, इसमें से बताइए कि इसमें किसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स है। क्या है, नंबर ऑफ एटम्स है, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ एटम्स। आपने अगर पूरी वीडियो सीरीज जो मैंने आपको पढ़ा रखी है 1 से लेकर 25 तक 24 तक सारा देखा होगा, तो आप समझ चुके होंगे कि मैंने नंबर पे क्यों इतना एम्फेसाइज किया। नंबर ऑफ एटम्स की बात करता है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स इनमें से किसके पास है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग, ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट में कहा कि 1 ग्राम ऑफ एयू सॉलिड, 1 ग्राम ऑफ एयू सॉलिड, इसमें कितना नंबर ऑफ एटम से पहचान करना है। तो सबसे पहली बात मैंने आपको समझा रखा है कि नंबर ऑफ एटम्स हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, नंबर जहां भी आ जाए तो वहां पे आप समझना कि एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर होता है। कुछ भी, कोई भी नंबर हो, किसी भी तरह का नंबर हो, तो वही होता है। तो 1 मोल में होता है, वो किस में होता है, 1 मोल में। और मैंने आपको बता रखा है कि 1 मोल जो होता है वो क्या क्या बताता है। 1 मोल जो होता है वो आपका एक मतलब जो आपका फॉर्मूला वेट होता है उसके बारे में बोलता है, फॉर्मूला वेट। ठीक है, या फिर एटम का जो एटॉमिक वेट है वो अगर 1 है तो वो भी 1 मोल के बराबर होता है। मॉलिक्यूलर वेट भी जो होता है वो 1 मोल के बराबर होता है। ये सारी बातें मैंने आपको समझा रखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि 1 ग्राम ऑफ एयू कहा, तो एयू का जो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एयू होता है वो 197 ग्राम होता है। यानी 197 ग्राम जो है, तो 197 ग्राम जो है वो 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एयू है। तो एयू का एक का जितना वेट होगा वो क्या है, वो 1 मोल के बराबर होगा। अगर यहाँ 2 है तो वो 2 मोल हो जाता, तो 197 ग्राम हुआ। यानी आपने समझा कि 197 ऑफ एयू हैव एटम्स कितना, 6.022, कहीं पे 23 भी मिलेगा तो घबराइएगा नहीं, 22 भी चलता है, 23 भी चलता है। 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, आपने समझा इस बात को कि एयू जो है, अगर एयू का एक एटम का जो वेट होगा वो 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है।
Au के एक एटम का जो वेट होगा वो 1 मोल को करता है, मॉलिक्यूल होता है तो वो भी वो एक मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे एक 197 में कितना नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा, इतना एवोगाद्रो नंबर के बराबर। तो 1 ग्राम में हमसे मांगा है, बस एक एक नियम समझते हैं ना आप मैथ में, उसी तरह से 197 में इतना है तो 1 ग्राम ऑफ AU हैव कितना, तो इतना हो गया। देखिए इतना से इस तरीके से हमने किया, तो यहाँ ग्राम से ग्राम कट गया तो नंबर आएगा ना, नंबर का तो कोई ये नहीं होता है, यूनिट नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका डिसमिल मैंने हटा दिया है तो नीचे 1000 हो गया, इस 1000 का 10⁻³ लिख सकते हैं, जो ऊपर जाएगा तो माइनस हो गया तो 20 हो गया। एक बार समझ लिया आपने, हर एक जगह यही काम करूंगी तो बार बार नहीं रिपीट करेंगे हम लोग उस बात को, लिखा हुआ मिलेगा आपको लेकिन रिपीट नहीं करेंगे उसे। तो यहाँ पे 20 हो गया। अब ये देखो यहाँ पे मैंने सोचा कि डिवाइड करके आपको बता दूं, फिर एक और तरीका है इसको बनाने का, ठीक है, वो तरीका भी आपको कंपेयर करके आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इतना करके रखा, इतना छोड़ दीजिए, मतलब अगर आपको मन है तो डिसमिल में आंसर निकाल के दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे रहने दीजिए। कंपेयर करना है ना, हमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स बताना है किसके पास है, ठीक है। तो देखिए इतना कर दिया। उसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में कहता है 1 ग्राम ऑफ सोडियम सॉलिड, 1 ग्राम सोडियम सॉलिड में कितना एटम है, इसको भी निकालते हैं पहले। तो 1 ग्राम ऑफ Na सॉलिड में क्या होगा, तो एक सोडियम का आपको पता है ना 23 होता है, कितना होता है 23 ग्राम होता है। तो 23 ग्राम ऑफ Na हैव कितना एटम्स, इतना एटम्स, ठीक है, क्योंकि एक मोल में इतना होता है। और एक मोल मैंने बताया है आपको बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, उस वीडियो को जरूर देखिए आप लोग, मोल कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया से समझ जाएंगे आप। तो यहाँ पे क्या है 23 ग्राम ऑफ Na हैव एटम्स इतना, तो 1 ग्राम में कितना, तो यहाँ पे देखिए सेम लाके मैंने रख दिया, यहाँ पे सेम है 10⁻20 और इतना इतना करके रखिए आप भी। फिर देखिए लिथियम वाला है 1 ग्राम ऑफ लिथियम सॉलिड है ना, थर्ड नंबर, तो इसको भी बनाइए आप यहाँ पे। तो जस्ट उसी तरह से बनाएंगे, लिथियम का 7 होता है, 7 होता है 7U, तो 7 ग्राम बोलेंगे इसे, 7 ग्राम ऑफ लिथियम हैव एटम्स कितना 6.022 इंटू 10⁻23, तो 1 ग्राम ऑफ लिथियम के पास कितना हो जाएगा, तो सेम आ गया आपके सामने इतना, ठीक है, ये दिख गया। अब आपको रहता है 4 नंबर, तो 4 नंबर भी बनाइए, उसके बाद हम कंपेयर कर लेंगे फटाक से बिना कैलकुलेशन के कि किसके पास ज्यादा होगा, ठीक है। तो पहले देखिए यहाँ पे फोर्थ में क्या है, 1 ग्राम ऑफ Cl2 गैस है, 1 ग्राम ऑफ Cl2 गैस है। यहाँ पे आपने जितना भी देखा AU Na Li था, ये सब एटम था, ये मॉलिक्यूल है। Cl2 अब क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। तो पहले इसके नंबर ऑफ एटम्स को निकालने के लिए इसको पहले एटम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझ में आ रही बात। ये Cl2 क्या है, मॉलिक्यूल हो गया, जब 2 एटम मिलता है तो मॉलिक्यूल बन जाता है, तो ये अब मॉलिक्यूल हो गया। तो आपने इसको कैसे बनाना है, देखिए 1 ग्राम ऑफ Cl2 गैस, तो Cl2 के लिए, एक Cl के लिए 35 होता है, तो Cl2 के लिए कितना हो गया 35.5 इंटू 2, मतलब 35.5 होता है Cl के लिए। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 71 ग्राम हो गया। तो अब आप क्या बोलेंगे कि 71 ग्राम ऑफ Cl2 हैव मॉलिक्यूल्स कितना, इतना, इतना मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि अगर मॉलिक्यूल है तो उसमें मॉलिक्यूल्स होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो उसमें इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, एटम था तो नंबर ऑफ एटम्स होता है ना। अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब संख्या वही रहता है सिर्फ। तो 71 ग्राम ऑफ Cl2 है मॉलिक्यूल्स इतना, तो 71 ग्राम ऑफ Cl2 है कितना एटम्स, देखिए 71, ये तो वेट तो सेम रहेगा 71 ग्राम, लेकिन अगर एटम की बात करते हैं तो Cl2 में 2 एटम है ना, यहाँ पे Cl2 कैसे बना, Cl प्लस Cl होके, तो Cl2 बना। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसका जो मॉलिक्यूल्स का संख्या है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, एटम में कन्वर्ट हुआ। ये आप बात समझ गए। इस अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार रिपीट करके सुनिएगा। ये जो हमारा है Cl2 मॉलिक्यूल हो गया, तो मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल की संख्या इतनी है, तो मॉलिक्यूल को हम कन्वर्ट करेंगे एटम में, तो दो एटम के मिलने से मॉलिक्यूल बना है Cl, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल के संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये मॉलिक्यूल था, यहाँ एटम लिखा गया है। तो 1 ग्राम ऑफ Cl2 हैव कितना एटम्स,
तो इतना इसको कीजिएगा, इतना डिवाइडेड बाय 71 और ग्राम से ग्राम कट गया तो इतना आपके सामने दिख रहा है आपको। तो ये 10⁻20 ले आया मैंने। तो ये तो सब में फिक्स है, 10⁻20 तो फिक्स है सभी में। अब आपको पहचान करनी है कि किस में लार्जेस्ट हुआ। तो जिसके डिनोमिनेटर में सबसे छोटी संख्या होगी वो लार्जेस्ट हो जाएगा। ऑब्वियस है कि जितने कम से आप ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे, क्योंकि ऊपर वाला आप देख रहे हैं कि सभी जगह तो सेम आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ क्या हो गया, 2 गुना है। यहाँ पे क्या हो गया, 2 गुना हो गया। लेकिन बाकी सभी जगह देखिए, यहाँ पे क्या था कि 6.022 इंटू सॉरी 6022 डिवाइडेड बाई 197 आ रहा है। यहाँ पे 6022 डिवाइडेड बाई 23 आ रहा है और यहाँ पे 6022 डिवाइडेड बाई 7 आ रहा है। तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर तो इसी का है, बाकी तो सब कुछ सिमिलर है ना। देखिए पावर वावर तो सब सेम है, ऊपर का डिजिट सेम है, मैंने इसलिए उसे सेम रखा ताकि आपको कंपेयर करना सिखा दूं। तो सब डिनोमिनेटर में यहाँ सबसे कम है, तो इससे का जब डिवाइड करोगे इससे 7 से इसको, तो सबसे बड़ा नंबर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि लिथियम के पास 1 ग्राम लिथियम सॉलिड हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो आप या तो आप पूरी तरह से डिवाइड करके आंसर बता दो लार्जेस्ट किसमें है, या तो आप कंपेयर करके बना दो। आसान पड़ेगा कंपेयर करके बनाना, क्योंकि क्वेश्चन का जो डिमांड है वही बताना जरूरी है हमें। तो डिमांड यही था कि आप लार्जेस्ट बता दो, तो लार्जेस्ट बता। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है हमें, कैलकुलेट द मोलरिटी। मोलरिटी कैलकुलेट करना है, यानी कैपिटल एम मोल पर लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल को लिखते हैं C2H5OH। ठीक है, C2H5OH। एथेनॉल इन वाटर इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल इज 0.040। अज्यूम द डेंसिटी ऑफ वाटर टू बी 1। ठीक है, तो इसका बनाना है क्या, हमें निकालना क्या है, मोलारिटी ना, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन बताना है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, यही बताना है हमें। तो सबसे पहली बात क्या कहा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल दे दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल दे दिया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल से ही हम स्टार्ट करेंगे बनाना। तो जिसको आप देखिए इस तरीके से करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। मैंने मान लिया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH क्या है हमारा, ये है हमारा इस तरह से लिखेंगे XC2H5OH। तो XC2H5OH का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल, का मतलब हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्यूशन में आपके क्या क्या आ गया, एथेनॉल भी आ जाएगा प्लस वाटर भी आ जाएगा, बस उसी चीज को यहाँ लिखा है XC2H5OH और NC2H5OH, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो दिया था, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल दे रखा है ऑलरेडी, तो उसका वैल्यू मैंने लिखा, बाकी जैसा है वैसा लिखा, इसको 1 मान लिया। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर वाटर क्या हो जाएगा, तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर वाटर बोलेंगे, तो चूंकि आपका क्या कहा, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 दिया है, इसलिए यहाँ पे 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 18 ग्राम पर मोल। अब इसको समझ लीजिए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको बताया गया है कि वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट होता है। वेट जो गिवन है और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 और 2 हाइड्रोजन का 16 और 2 18 ग्राम पर मोल हो गया, और 1000 ग्राम आपका गिवन है। तो यहाँ पे क्या हो गया, किसका, वेट ऑफ वाटर। 1 लीटर जो लिखा है इसको आप लिख सकते हैं 1000 ग्राम, क्योंकि डेंसिटी यहाँ कहा है कि 1 है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा कि चलिए, तो इसको डिवाइड किया तो ये 55.55 मोल आता है। आप देखिए ग्राम से ग्राम कट गया, मोल ऊपर चला गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान रखिए दिमाग में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अगर 1000 लीटर की बात करता है, अगर वाटर का वेट 1000 ग्राम दिया है, वाटर का वेट अगर 1000 ग्राम है, तो उसका नंबर ऑफ मोल्स आपका 55.55 मोल आता है। ये आप ध्यान में रख सकते हैं, डायरेक्ट भी इसका यूज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इस वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे लाके, तो उसे पुट करेंगे यहाँ पे, उसके सॉल्यूशन का सॉल्व कर रहे हैं इसे, देखिए इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो 0.40 मल्टीप्लाइड बाई दिस, और ये यहाँ पे कुछ नहीं है यानी 1 है, क्रॉस होके ये रह गया। अब इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ पहली बार, फिर इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ यहाँ पे, और फिर ये ऐसा ही रह गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ये 1 है और ये 0.40
0.040 है, 1 से तो छोटा है। तो आप क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो उसको लिखने का तरीका सिर्फ ये है, ध्यान देना है सिर्फ आपको कि माइनस कैसे हो रहा है। ये NC2H5OH है, इसको इधर लाके माइनस किया, तो NC2H5OH माइनस 0.040 NC2H5OH हो गया। और ये जैसा का वैसा रहेगा, क्योंकि आपने समझा ये चीज माइनस हुआ है इसके साथ, ये 1 था, ये बड़ा है, इसको लाके इसके साथ माइनस किया, तो ये डिजिट जैसा है वैसा ही रह जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए, माइनस कीजिएगा तो 0.960 इंटू इतना, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल हो गया। इसको आप मल्टीप्लाई अभी करना रह गया है, करेंगे अभी। देखिए इजी बनाइए कैलकुलेशन को, पहले वो काम करते हैं। फिर NC2H5OH किया, इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई था तो यहाँ के डिवाइड हो गया। उसके बाद हमने यहाँ डिसमिल उस्मिल हटा दिया, 0 0 काट दिया, बाकी बचा 55.55, तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो इतना आया बटे 96। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो 2.314 मोल आएगा आपका। और अब आप कहेंगे कि ये कैसे आया बताइए, तो 96 से आप इसको डिवाइड कीजिए, 100% आपके सामने ये उपस्थित हो जाएगा। 96 से इसको आप डिवाइड कीजिए, ओके। तो 2.314 ये जो मोल आया किसका आया, NC2H5OH का आया। तो इस मोल को अगर 1 लीटर में बता दिया जाए कि मोलारिटी क्या हो गया, 2.314 लीटर, क्योंकि आपका जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूटेड है, जिसमें कि सेल्सियस क्या है, बहुत कम मात्रा में आपका सॉल्यूट है। तो हम कर देंगे मोलारिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल डिवाइडेड बाय 1 लीटर। तो ये आपका 2.314 मोलारिटी निकल के सामने आया। मोलारिटी आपके सामने, यानी खाली सिर्फ आपको क्या करना था, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर बता देना था, तो वो आपका मोलारिटी हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपको इतना करना पड़ेगा, जिसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि यहाँ पर ही जो बच्चे ये चीज ही नहीं समझ पाएंगे, ये वाला पार्ट, तो फिर ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। पहले ये पार्ट समझ लीजिए, बाकी तो आपका समझा हुआ है। ये तो सिर्फ कैलकुलेशन था जिसको करना था, आप इसको मल्टीप्लाई करना, इस मतलब डिवाइड करना इसके साथ, आपका आंसर आ जाएगा। दिख रहा है आपको कि आ जाएगा। 96 को 2 टाइम्स ही ना लगाएंगे, क्योंकि 9 दूनी 18 होता है, और 9 तिया तो 27 हो जाता है, तो 2 ही बार जाएगा, तो कर लीजिएगा आप, इसे हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 30 देख लीजिए। व्हाट विल बी द मास ऑफ 1C12 एटम, 1C12 एटम इन ग्राम। व्हाट विल बी द, देखने में लग रहा है कि बहुत आसान है, बहुत आसान है भी सच में। व्हाट विल बी द मास ऑफ 1C12 एटम इन ग्राम, ठीक है। तो चलिए इसको बना लीजिए, कैसे बनाइएगा समझिएगा, बस कॉन्सेप्ट है, आप समझ जाएंगे, बस बना लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए एक तो ऐसे मैंने बनाया है, फिर मुझे लगा कि नहीं, इसे और इजी तरीके से बताया जा सकता है, तो बताया अल्टरनेट मेथड, जो आपको समझ में आ जाए उसे बना लेना, ठीक है। तो देखिए 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इक्वल्स टू 6.023, यानी एवोगाड्रो नंबर के बराबर, इंटू 10⁻23 एटम। यहाँ पे क्या है, वही बात जो पहले से बता रही हूँ बार बार, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम के पास इतना कार्बन, इतना एटम्स ऑफ कार्बन है। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स के पास नंबर ऑफ एटम्स कितना है, इतना है। तो और ये 1 मोल ऑफ कार्बन का मतलब क्या, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। 1 मोल किसको रिप्रेजेंट करेगा, 12 ग्राम ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, यही ना। तो बस मास ऑफ 1C12 एटम कितना हो गया, 12 बटे दिस, और डिवाइड करने पर आंसर आपके सामने ये आएगा, इतना ग्राम। या इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, देखिए 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन हैव मास कितना, 12 ग्राम। हम सभी को पता है कि 1 मोल जितना है, 1 मोल का मतलब जो एक एलिमेंट का जो सिंबल होता है, वो उसका जितना वेट होता है, वो भी 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो कार्बन जब हम लिखते हैं तो उसका 12 होता है वेट। तो 12 ग्राम में कितना एटम, 1 मोल में इतना एटम, चाहे वो 12 ग्राम हो, 20 ग्राम हो, 23 ग्राम हो, जो भी ग्राम हो, 1 मोल में इतना एटम होता है। तो हमारा कार्बन है तो उसका हमें पता है कि 1 मोल में 12 ग्राम, तो 12 ग्राम में इतना एटम, तो एक एटम कितने में होगा, 12 बटे 10, और इसको डिवाइड करके इतना आपका आंसर ग्राम में आ जाएगा, ठीक है। ये आपने समझ लिया, कोई टेंशन नहीं। 31 पे चलिए, और सिर्फ बात को अगर एक बार ही में समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा रिपीट करके सुनिए, आपके समझ में आ जाएगा। और रहा बात कि आपका आप सवाल यहाँ खड़ा हो जाएगा कैलकुलेशन के लिए, तो कोई मेहनत नहीं है, इतना सारा क्लास मतलब आपको बताया है पीछे, और यहाँ पे अब मैं चाहती हूँ कि आप प्रैक्टिस कर लें।
देखिए इसको उठा के ऊपर ले गया, 10⁻⁻23 हो गया, प्लस था माइनस हो गया। अब आप इसका डिसमिल हटा के यहाँ 3 डिसमिल पुट 0 पुट कर दो और उसके बाद इससे इसको डिवाइड करो, देखो कैसे नहीं बनता है, बन जाएगा आराम से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन। ये 3 कैलकुलेशन है, इसके आंसर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है वो आपको बताना है, मतलब इसका जो आंसर आएगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है वो बताना है। तो पहला मेथड है कि आप इसको सॉल्व कर लो, उसके बाद बता दो। ठीक है, जो कि करने में बहुत मेहनत लगता है, इसको इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड करो, बहुत टाइम लग जाएगा ना, उतना टाइम रहता है एग्जामिनेशन के अंदर, नहीं ना। तो तरीके से सीखेंगे, इसको बनाने का तरीका होता है, तो वो देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम क्या कीजिए, आप देखिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे, आपको समझा देती हूँ, आसानी से समझ जाओगे आप। देखिए लीस्ट प्रिसाइज नंबर ऑफ कैलकुलेशन क्या है, देखिए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है ये, इसमें सबसे लीस्ट आप देखिए क्या है कि 0.112। ठीक है, तो लिखा लीस्ट प्रिसाइज नंबर ऑफ कैलकुलेशन 0.112, इसलिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द आंसर इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द लीस्ट प्रिसाइज नंबर। बस इसको आप अपनी कॉपी पे लिख के रख लो, सारा मामला सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर बहुत बड़ा कैलकुलेशन आप पूछ दे कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना है इसके आंसर का, तो आप उसमें सबसे लिस्ट ढूंढ लेना प्रिसाइज नंबर, तो सबसे छोटा जो होगा उसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वही आंसर में भी होंगे। यहाँ यही लिखा गया है, इसलिए लिस्ट प्रिसाइज नंबर कितना हो गया 3। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द लिस्ट प्रिसाइज नंबर 3 है, इसलिए आपके आंसर में भी 3 डिजिट ही होगा सिग्निफिकेंट। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट 2 नंबर में दिया था, देखिए 5 इंटू दिस दिया है, तो 5 तो नहीं, लेकिन ये आपका प्रिसाइज नंबर हो गया। ठीक है, तो ये लिस्ट प्रिसाइज नंबर हो गया इसके केस में, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4 है इसलिए मेरे आंसर में भी 4 होगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आप सबसे लिस्ट ढूंढ लो कौन है, उसमें देखो कि लिस्ट वाले में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, और वही आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो ये आपके लिए क्लास वर्क है या होमवर्क है, जो कहिए, इसका आंसर जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, अगर आपने यहाँ तक वीडियो वॉच कर ली है तो, कि हाँ मैम ये यहाँ पे प्रिसाइज नंबर, लिस्ट प्रिसाइज नंबर ये था और इसके अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर नंबर इन आंसर क्या था, ये हो गया। ठीक है, वो आप बताना, आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है वो बता देना। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। चलिए 32 पे चलते हैं। यूज द डेटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नेचुरली अकरिंग आर्गन आइसोटोप्स। आइसोटोप्स ऑफ आर्गन दिया हुआ है, आप आइसोटोप्स का मतलब समझते हैं, जिसका कि एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक वेट डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो उसे हम लोग आइसोटोप कहते हैं। यहाँ पे जो दिखाया गया है वो सब एटॉमिक वेट है, तो सब डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए ये आइसोटोप्स हो गया। आइसोटोपिक मोलर मास भी आपको दिया है, और एबंडेंस यानी कितने परसेंटेज में उपलब्ध है वो दिया हुआ है। तो ये बनाना बहुत आसान है, बस कुछ नहीं करना होता है आपको। ये क्वेश्चन आपने पहले भी बना रखा है, आपके एग्जाम्पल क्वेश्चंस में इस टाइप का क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता रखा है। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सभी को ऐड कर देंगे 100 और फिर 100 से डिवाइड कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। एवरेज निकाल देंगे, मोलर मास ऑफ आर्गन यानी कि एवरेज मोलर मास आप निकालेंगे। आइसोटोप्स के केस में एवरेज निकाला जाता है, ये पता है आपको। तो यहाँ पे देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, सभी को ऐड करो, डिवाइडेड बाई इसको ऐड करके कर दो, वही यहाँ पे किया है। ये क्वेश्चंस आपने बना रखा है एग्जाम्पल क्वेश्चंस में, तो इसको किया और इसको इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि आपने मल्टीप्लाई करके क्यों नहीं बताया, तो थोड़ा मल्टीप्लीकेशन ये बहुत मतलब लंबा टाइम ले लेगा आपको मल्टीप्लीकेशन करने में, मैंने इसे कैलकुलेटर से किया है फिलहाल। आप चाहेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना खुद से, यहाँ पे सिर्फ सीखना था कि बनाना किस तरीके से है। तो बस कैलकुलेशन किया है मैंने, उसे ऐड किया, 100 हो जाएगा यहाँ ऐड करके, और डिवाइड किया तो इतना ग्राम मोल पर मोल आंसर मेरा आ गया। तो इसको कर लेना कैलकुलेशन आप लोग, ठीक है, नहीं तो बस देखो इसको, इसी तरीके से आप भी कैलकुलेटर के यूज से कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन नॉट पॉसिबल कि देगा, बट फिर भी कर लेना। ठीक है, तो चलो 33 पे चलते हैं। नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फिर देखिए ये 3 क्वेश्चंस है इसके अंदर,
और नंबर ऑफ एटम्स कह दिया। फिर से आपको नंबर पढ़ते ही याद आ गया होगा कि नंबर है यानी 6.022 इंटू 10⁻23 तो आएगा ही आएगा। तो बस इसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे। 52 मोल्स ऑफ आर्गन, 52 यू ऑफ हीलियम, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। देखिए फर्क खाली समझिए, 52 मोल्स ऑफ आर्गन, ठीक है। और यहाँ 52 यू यानी यूनिफाइड मास जो होता है AMU जो होता है वो हो गया ऑफ हीलियम, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम लोग बनाएंगे। हम सभी को पता है कि 1 मोल में कितना होता है। 1 मोल अगर बात करते हैं, 1 मोल में कितना नंबर ऑफ एटम्स होता है, तो एवोगाद्रो नंबर के बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है ना, यही होता है। बस उसी के अकॉर्डिंग बनाना है, बस हमने वही किया है। यहाँ पे देखिए 1 मोल ऑफ आर्गन बराबर इतना एटम्स ऑफ आर्गन, तो 52 मोल ऑफ आर्गन कंटेंस कितना एटम्स, बस मल्टीप्लाई कर दिया इसको इससे लाके, बस बना दिया, हो गया आंसर। ये पहले मल्टीप्लाई किया इसको इससे। जो थोड़ा सा देखिए, जो जो क्वेश्चंस एकदम इम्पोर्टेंट होता है कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और इसका कैलकुलेशन आप करेंगे, तो वो मैं करके आपको दिखाती हूँ कि चलिए भैया देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया इतना आया, फिर इसका यहाँ शिफ्ट कराया तो यहाँ 25 हो गया, ठीक है, एटम्स ऑफ आर्गन हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो पिछले क्वेश्चंस में कैलकुलेशन नहीं किया वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो 10 से 15 मिनट तो मैं उसको मल्टीप्लिकेशन ही करके दिखाते रह जाऊंगी आपको, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या है, आपको ध्यान देना है उसमें, सिर्फ समझना है, सीखना है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसी का जो है 52 यू ऑफ हीलियम, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम एटम्स कितना होता है, 4 AMU होता है, या यू से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो 4U इज द मास ऑफ हीलियम एटम इक्वल्स टू 1, यानी कि 4U कितने का होता है, एक एटम का होता है। तो 52 कितने का हो जाएगा, 52 यहाँ पे मिस हो गया था, तो यहाँ लिखा है मैंने 52 एटम्स ऑफ हीलियम, तो 13 एटम्स ऑफ हीलियम आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है वही आपको बताना है। क्वेश्चन में जिस तरीके का डिमांड है, जैसे यहाँ मोल्स पर बात किया था तो मोल्स का बात कर लिए, 52 यू ऑफ हीलियम है, तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं क्या कि एटॉमिक मास ऑफ हीलियम एटम कितना होता है, 4 AMU होता है, यानी 4 AMU जो है वो उसमें कितना है एटम्स ऑफ हीलियम होगा, एक एटम होता है, एक एटम हीलियम का वेट कितना है, 4U है, एक ही हीलियम का ना 4U है, तो 52U कितने का हो जाएगा, 52/4 यानी 13 एटम्स, यानी 13 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम होगा, तो उसका वेट कितना हो जाएगा, 52U हो जाएगा, समझ गए। तो देखिए इसके थर्ड पार्ट में कितना था, 52 ग्राम ऑफ हीलियम है। तो अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे, अब 52 ग्राम ऑफ हीलियम कह दिया, तो अब हम लोग इसे करेंगे कि 4 ग्राम ऑफ हीलियम में कितना हो जाएगा, 4 ग्राम हीलियम इक्वल्स टू कितना, 1 मोल। जैसे जैसा आपने अभी पीछे देखा कि 4 ग्राम मतलब क्या, एक एक ये का होता है, एक हीलियम का, तो एक हीलियम मतलब एक मोल है ना, तो 4 ग्राम ऑफ हीलियम यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम हो जाएगा, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, तो एक मोल यानी 4 ग्राम ऑफ हीलियम में इतना एटम्स है, तो 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितना हो जाएगा, तो इतना डिवाइडेड बाई 4 इंटू 52, तो अभी आपने 4 से डिवाइड किया था ना 52 को, तो 13 आया था, तो वही 13 यहाँ लिख दिया और 13 को मल्टीप्लाई कर दिया इससे, तो इतना आया। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएंगे तो ये आगे आएगा, तो यहाँ पे पावर बढ़ जाएगा, 24 हो गया, तो 7.8286 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ हीलियम। मल्टीप्लाई करके देखा है इसे मैंने, यहाँ पे इतना आया है आपका, ठीक है। तो देखिए मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 33 आप बना रहे हैं, इसका क्या मतलब बनता है कि आप क्यों बना रहे हैं, यहाँ पे ये चीज आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करवा रहा है कि आप क्या समझ पा रहे हैं इससे, कि 52 मोल्स ऑफ आर्गन का मतलब क्या है, यहाँ पे कैसे यूज करना है, कैसे आपने इसको यूज करने सीखना है। क्वेश्चन जरूरी नहीं कि यही उठा के दे देगा एग्जाम में, कॉन्सेप्ट भले यही उठा के दे देगा। तो क्या है, यहाँ जैसे 52 मोल्स ऑफ आर्गन था, ये 52 यू ऑफ हीलियम है, तो यहाँ पे जैसे ही यू कर दिया तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में चेंज आ गया। यहाँ 52 ग्राम ऑफ हीलियम का, तो फिर से कॉन्सेप्ट हम 1 मोल वाले पे आ गए कि 4 ग्राम इक्वल्स टू 1 मोल बराबर कितना, ऐसे इसको बोल सकते हैं ना। देखिए ऐसे शॉर्टकट में अगर समझना है तो 4 ग्राम बराबर 1 मोल, और 1 मोल बराबर कितना, 6.022 इंटू 10⁻23।
तो यहाँ इतना हो गया। तो उसी तरह से क्या करेंगे, 52 ग्राम बराबर, तो यही तो मैंने किया है वहां पे ना, इतना डिवाइडेड बाई 4, 52 इतना हो जाएगा आपका, है ना। यही चीज हो गया। तो बस कॉन्सेप्ट को पकड़िए कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है आपसे, बिना कॉन्सेप्ट के नहीं बनेगा। ये सिर्फ बनाने के लिए नहीं देखिए कि बस मैंने देख लिया, मैम ने कैलकुलेशन करके बना दिया, बना लिया। कॉन्सेप्ट के लिए भी पढ़िए, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए 34 पे चलते हैं। नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, एक वेल्डिंग गैस है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है ओनली, ठीक है, सिर्फ क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन है। बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन गिव्स 3.38 ग्राम CO2 एंड 0.690 ग्राम ऑफ वाटर एंड नो अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। समझिए, एक वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स क्या है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। जब उसको ऑक्सीजन में बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो क्या मिलता है आपको, 3.38 ग्राम ऑफ CO2 मिलता है और 0.690 ग्राम ऑफ वाटर मिलता है। अब यहाँ पे समझने का बात यह है कि फ्यूल में सिर्फ क्या था, कार्बन था और हाइड्रोजन था। ये जो ऑक्सीजन आप देख रहे हैं वो आपको एयर से मिला है जिसमें बर्न किया है आपका फ्यूल, ओके। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अ वॉल्यूम ऑफ 10.0 लीटर measured at STP of this welding gas is found to be being 11.6 ग्राम, ठीक है। कैलकुलेट क्या, इंपेरिकल फॉर्मूला, दूसरा मोलर मास ऑफ गैस, तीसरा मॉलिकुलर फॉर्मूला। तीन चीज निकालना है आपको, पहले समझिए। पहले जब जैसे ही आप इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, मॉलिकुलर फॉर्मूला भी मॉलिकुलर फॉर्मूला सबसे लास्ट में निकालेंगे, मोलर मास ऑफ गैस निकालेंगे गिवन इंफॉर्मेशन में से, और तब आगे आगे बनाएंगे। तो सबसे पहली बात आपने समझ लिया कि इंपेरिकल फॉर्मूला के लिए आप याद करेंगे, वीडियो नंबर 1 में एक क्वेश्चन पढ़ाया था आपको, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ इंपेरिकल फॉर्मूला हम लोगों को निकालना है, जो आपको दिखाती हूँ कि क्या है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके का आपने देखा है पहले भी क्लासेस में। तो इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए इस तरह का एक आपका चार्ट बनता है। उसके लिए क्या है, एलिमेंट तो पता चल गया कि कार्बन और हाइड्रोजन ही है, सिर्फ परसेंटेज अभी आपको निकालना है। एटॉमिक मास आपको पता होता है, ये सब आप कर लेंगे, सिर्फ परसेंटेज का कहानी नहीं पता है अभी, यही आपको पता करना है। तो समझिए पहले क्या करते हैं, परसेंटेज कैसे निकालेंगे उसको देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1 मोल यानी 44 ग्राम। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे आपका CO2, ये क्या है, इसका 12 और 16 दूनी 32, 12 और 32 को जोड़ेगा तो 44 ग्राम हो जाएगा। यानी 1 मोल बोले या 44 ग्राम ऑफ CO2 बोले, बात एक ही है। 1 मोल बोले या 44 ग्राम ऑफ CO2 बोले, कंटेन्स कितना है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन है। CO2 अगर हम बात करते हैं कि बर्निंग होने के बाद तो CO2 बन गया, तो 1 मोल ऑफ CO2 यानी कि 44 ग्राम ऑफ CO2 में कितना ग्राम कार्बन, तो 12 ग्राम कार्बन। इसलिए जो आपका जलने के बाद CO2 आया, यहाँ देखिए 3.38 ग्राम ऑफ CO2 आया है ना, तो आप क्या करेंगे कि इसलिए 3.38 ग्राम ऑफ CO2 विल कंटेन्स कितना कार्बन, 12/44 इंटू 3.38। समझ रहे हैं इस बात को आप। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इतना आ जाएगा, इतना ग्राम, ठीक है। आ रही बात समझ में आपको, यहाँ पे कैलकुलेशन भी किया है मैंने, है ना, कि इसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया है 4 से, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 11 हो गया ये, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 10.14/11 डिवाइड करके इतना, तो इतना ग्राम। ये आपने समझा क्या किया मैंने, CO2 बन रहा है बर्निंग के बाद, तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि 1 मोल यानी 44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन्स कितना ग्राम ऑफ कार्बन, तो 12 ग्राम। तो 3.38 ग्राम ऑफ CO2 बन रहा है ना हमारा, तो 3.38 में कितना ग्राम है कार्बन, ये पता कर लिया हमने। उसी तरह से हम हाइड्रोजन का पता कर लेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे 18 ग्राम ऑफ वाटर, यानी 1 मोल ऑफ वाटर मतलब क्या, 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स कितना हाइड्रोजन, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो बर्निंग के बाद आपको कितना मिला है, देखिए 0.690 ग्राम ऑफ वाटर, बस उसी को किया। 0.690 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स कितना, 2/18 बटे इतना
हाइड्रोजन। तो अब आपने क्या किया कि जो बर्निंग होने के बाद था CO2 और H2O, उसमें आपने क्या करा, कार्बन और हाइड्रोजन का पता लगा लिया, यानी ऑक्सीजन को छोड़ दिया, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मेरा कितना जला है वो आपने ग्राम में पता कर लिया। ठीक है, यानी टोटल मास ऑफ फ्यूल कितना हो गया, जो आपका कार्बन और हाइड्रोजन है वही तो टोटल मास ऑफ फ्यूल हो जाएगा ना। इसलिए क्योंकि आपके फ्यूल में है क्या, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो है ही नहीं ना आपके में। तो आपने यहाँ पे जो पता किया उसके लिए क्या करेंगे, टोटल मास ऑफ फ्यूल क्या हो गया, जो आपने कार्बन और ऑक्सीजन निकाला उन दोनों को यहाँ ऐड कर दीजिए, तो ये टोटल मास ऑफ फ्यूल हो गया। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड क्या हो जाएगा, कंपाउंड मीन्स व्हाट, CO2 में परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड क्या हो गया, 0.9217। ये आपने पता किया है कि CO2 में कितना ग्राम मेरा कार्बन है, तो इतना है, और टोटल मास कितना आपने निकाला 0.9984, तो उससे डिवाइड किया इंटू 100, तो इतना परसेंटेज आपका आ गया। उसी तरह से आपने परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन पता कर लेना है, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का मतलब हो गया वेट ऑफ हाइड्रोजन जो आपने अभी निकाला है, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ फ्यूल हो गया आपका इंटू 100, क्योंकि फ्यूल में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही है, इंटू 100, तो ये आपका परसेंटेज में इतना आ गया। तो अब आपने देखा कि कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज ही तो सिर्फ नहीं पता था ना, वो आपने पता कर लिया। अब इसी डेटा को वहां पुट करेंगे और बना लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए सारा डेटा जो हमने निकाला उसे लिख दिया यहाँ, कार्बन हाइड्रोजन हो गया, एटॉमिक मास 12 होता है कार्बन का, इसका 1, एटॉमिक रेशियो का मतलब है जो परसेंटेज है उसको डिवाइडेड कीजिए एटॉमिक मास से, तो किया तो 7.69 आएगा, और इसको किया तो 7.67 आएगा। फिर सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब होता है जो भी आपने एटॉमिक रेशियो निकाला उसमें जो सबसे छोटा होता है उससे आपको डिवाइड करना होता है, तो इन दो में तो यही छोटा है ना, इससे डिवाइड कीजिए, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 मान लीजिए, ये 7.69 है, ये 7.67 है, तो अप्रोक्सीमेटली 1 ही आएगा, और ये तो 1 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि कोई भी फ्रैक्शन में नहीं है इसलिए 1 हो गया, यानी 1.5 होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैंने आपको वीडियो नंबर 1 वाले एक क्वेश्चन 3 या 4 नंबर क्वेश्चन था जिसमें बताया हुआ है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि 1 था तो इसलिए 1 लिख दिया, तो इसलिए इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, ये जो सिंपलेस्ट रेशियो आप निकालते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, CH हो गया, क्योंकि दोनों का रेशियो एक एक ही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन में 10 क्या कहता है, देखिए वॉल्यूम ऑफ 10 ml measured at STP of this welding gas is found to be being 11.6 ग्राम। ठीक है, यानी 10 लीटर मेजर्ड एट STP, तो STP पे कितना होता है 22.4 लीटर पे बात करते हैं हम, तो लिखेंगे गिवन वेट ऑफ 10.0 लीटर ऑफ द गैस एट STP कितना 11.6 ग्राम। ठीक है, 10 लीटर ऑफ गैस एट STP कितना कहा 11.6 ग्राम। तो चूंकि STP की बात हो रही है तो कितने पे निकालोगे 22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP कितना हो जाएगा 11.6 ग्राम डिवाइडेड बाय 10 इंटू इतना, लीटर से लीटर कट जाएगा आपका, तो ग्राम में इतना आया। देखिए 25.98 को अप्रोक्सीमेटली 26 ग्राम बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस खाली STP का यहाँ कहानी था कि 10 लीटर में एट STP आपका इतना दिया, तो एट STP जब आप करते हैं तो उसके लिए क्या लेते हैं 22.4 लीटर लेते हैं। तो ये आपका मॉलिकुलर मास निकल गया। ठीक है, यानी मोलर मास आपका निकल गया, तो मोलर मास ऑफ गैस इज कितना 26 ग्राम अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो इंपेरिक आप थर्ड नंबर पर आइए, मॉलिकुलर फॉर्मूला बताना है, इसके लिए भी फॉर्मूला होता है कि N निकाल लीजिए, तो N निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इंपेरिकल फॉर्मूला CH है, तो कार्बन का 12 हाइड्रोजन का 1 13 ग्राम आ गया आपका। ठीक है, तो N इक्वल्स टू ये जो N होता है वो होता है मोलर मास ऑफ द गैस, गैस है तो गैस लिख रहे हैं, ऐसे जनरल फॉर्मूला क्या होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, गैस है मेरा यहाँ पे इसलिए दोनों जगह मैंने गैस लिखा है, मोलर मास ऑफ द गैस इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द गैस। तो मोलर मास 26 ग्राम निकाला है आपने, इंपेरिकल फॉर्मूला मास 13 ग्राम था, तो ग्राम से ग्राम को काट दीजिए, एक नंबर आपके सामने आ गया 2, इस 2 को ही मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ गैस क्या हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला इंटू एन, इंपेरिकल फॉर्मूला इंटू एन, तो एन क्या है मेरा 2 है, और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या था
CH था, तो CH इंटू 2, तो C2H2 एसिटाइलिन गैस आपका ये है। क्या है ये? एसिटाइलिन गैस है। तो इससे एक एमसीक्यूज भी आपका हो गया कि वेल्डिंग के लिए जो गैस यूज किया जाता है वो कौन सा होता है? एसिटाइलिन या एथाइन गैस होता है। क्लियर हुआ आपको ये बात? तो 3 स्टेप में बना, पहले इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला, दूसरी बार मैंने मोलर मास निकाला, और देन आफ्टर उस दोनों का यूज करते हुए हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ गैस निकाल लेते हैं। तो ये 34 डन हुआ। 35 पे चलिए। 35 नंबर क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक बारी फिर से आपसे कह देती हूँ कि जितना मैंने आपको बताया है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस का ही कुछ ना कुछ निकल कर यहाँ पे आ रहा है। मोल वाला बात समझ लीजिए, तभी आप ये क्वेश्चन बना पाएंगे और बना लेंगे आप। मोल एक बार ही आपने पकड़ लिया कि मोल पे कैसे खेलना होता है, वह उसके बाद आप बना पाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। जैसे देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ aqueous HCl। कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 react with aqueous HCl give CaCl2 and CO2 according to the reaction। यहाँ पर रिएक्शन भी आपको दे रखा है, ठीक है। What mass of CO3 is CaCO3 is required to react completely with 25 ml of 0.75 mHCl। यानी आपने समझा, कंप्लीटली रिएक्ट करना है 25 ml ऑफ कितना? 0.75 मोलरिटी ऑफ HCl है, यानी मोल्स पर लीटर है। तो पहले तो मोलरिटी के हिसाब से क्या हो गया? मोल्स पर लीटर हो गया। तो 25 ml में कितना? यानी देखिए, इसका मतलब हो गया कि 1000 ml में इतना, तो 25 ml में कितना वो पता कर लेंगे, और उसके बाद इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, 0.75 m ऑफ HCl इक्विवेलेंट कितने के होगा? 0.75 मोल ऑफ HCl आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ आप समझिए, 0.75 मोल इंटू 36.5 ग्राम पर मोल HCl इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इतना ग्राम, क्योंकि मोल से मोल कट जाएगा। HCl इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। आप इस बात को पहले समझिए क्या है, इस मीनिंग को निकाला हमने कि 0.75 ml ऑफ HCl का मतलब क्या क्या करना है। यहाँ पे एक चीज समझिएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना है। क्वेश्चन में जो डिमांड है उसके हिसाब से चलेंगे हम लोग, ठीक है। इतना ml 0.75 मोल ऑफ HCl आर प्रेजेंट इन 1 लीटर वाटर, इसका ये जो इतना छोटा सा लिखा हुआ देख रहे हैं, उसी का मतलब है ये, ठीक है। तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे किससे? ग्राम में, क्योंकि उसी का हमें जरूरत है, ठीक है। तो 0.75 मोल क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है आपसे क्वेश्चन में कि कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद aqueous HCl गिव इतना अकॉर्डिंग टू रिएक्शन व्हाट मास ऑफ CaCO3 रिक्वायर्ड। व्हाट मास, ठीक है, मास बताना है, इसलिए हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, 0.75 मोल है। HCl का वेट कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट 36.5, क्योंकि क्लोरीन का 35.5, हाइड्रोजन का 1 ऐड करके 36.5 ग्राम पर मोल हो गया। तो मोल से मोल कट करके ग्राम हो गया। HCl प्रेजेंट इन 1 लीटर हो गया, और इसको सॉल्व कर लिया तो इतना ग्राम ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर हो गया। जो अभी जस्ट समझाया आपको कि 1000 ml ऑफ वाटर कंटेन्स कितना ग्राम ऑफ HCl? 27.375 ग्राम ऑफ HCl हो गया, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, फिर देखिए 25 ml ऑफ वाटर कंटेंस कितना? तो इतना हो जाएगा। तो इतना ग्राम आपका 25 ml में आया है क्या? HCl। 25 ml में कितना HCl आया है? 0.6844 ग्राम। ओके, अब देखिए आपका रिएक्शन तो ये है, CaCO3 2HCl CaCl2, और ये रिएक्शन है। तो आपको तो इसका निकालना है ना, सिर्फ CaCO3 का। तो पहले तो समझिए CaCO3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 मोल को। आइए, एक मोल होता है, और तो 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 मोल हो गया। अब समझिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कर दिया 40, 12 और 48, 32, 16, 48, इसको ऐड कीजिएगा तो 100 ग्राम आ जाएगा। इसको मतलब इसको इन सब का वेट लिखा गया और ऐड कर दिया गया, तो 100 ग्राम आ गया। 2 मोल ऑफ HCl का मतलब यहाँ पे हो गया कि इसका हो गया 36.5 इंटू 2, तो इसको कर लोगे तो 73 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए क्योंकि रिक्वायरमेंट ग्राम का है,
जैसा मेरा क्वेश्चन डिमांड करेगा हम वैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर मेरा क्वेश्चन मोल में डिमांड करता तो हम मोल में ही रहने देते, लेकिन मेरा क्वेश्चन डिमांड क्या है कि मास बताओ कैल्शियम कार्बोनेट का, जो कि 25 ml ऑफ HCl के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करेगा। तो बस वही कर रहे हैं हम, मास में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि 73 ग्राम ऑफ HCl विल रिएक्ट विथ 100 ग्राम ऑफ CaCO3। बोल सकते हैं कि नहीं कि 73 ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट करता है कंप्लीटली कितना से, 100 ग्राम ऑफ CaCO3 से। तो 1 ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विथ कितना से, तो 100/73। तो यही ना आपने अभी निकाला है कि 25 ml ऑफ वाटर में कितना HCl है, इतना HCl है, 0.6844 ग्राम। बस उसी को यहाँ पे आपने पुट करना है, इसलिए क्या हो गया 0.6844 ग्राम ऑफ HCl विल रिएक्ट कितना, इतना। सॉल्व कीजिए, इतना ग्राम आपका आंसर हो गया। तो देखिए आंसर निकालना बड़ी बात नहीं है, आप आंसर मैं कर के निकाल लेंगे। बात है कॉन्सेप्ट का, बात है समझने का कि क्या किस इंफॉर्मेशन का क्या मीनिंग है। बहुत ध्यान से सुनिए, आप लोग बहुत सारे बच्चे मेरे कमेंट सेक्शन में डालते हैं मैम न्यूमेरिकल कैसे बनाया जाए, न्यूमेरिकल बनाने का ट्रिक सिखाइए। तो ट्रिक है कि पहला काम तो है कि आपके पास थ्योरी का पूरा नॉलेज होना चाहिए, और नहीं है जो भी मैंने 1 से लेकर पढ़ाया है, अभी 3rd वीडियो चल रहा है ये आपका, तो 1 वाला जरूर वॉच कीजिए, 2 भी जरूर वॉच कीजिए। इसलिए नहीं कि मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा, इसलिए कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड होगा, क्योंकि बहुत जरूरी है, बहुत सारी बातें आपको बताई जाती हैं कि 1 मोल का मैंने बहुत आपको रगड़ घस के समझाया है, उसको देखिए जाके आप भी एग्री कर जाओगे कि हाँ मैम आपने उस वीडियो में इतने डिटेल में समझाया कि आपको समझाने की जरूरत थी नहीं। तो इसलिए यहाँ पे रिपीट नहीं कर रही हूँ बार बार कि डिमांड क्या है, आप अपने क्वेश्चन के डिमांड को समझिए, मोल्ड कीजिए अपने इंफॉर्मेशन को उस डिमांड के अकॉर्डिंग कि मेरे क्वेश्चन का डिमांड ये है, मेरे क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको हम किस तरीके से उस फॉर्म में लाएं कि मेरा आंसर आ जाए, ठीक है। जस्ट लाइक मैथमेटिक्स है ये, और कुछ नहीं, थोड़ा कॉन्सेप्ट रहना चाहिए आपके पास। तो 35 डन हो गया, 36 पे चलते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा आज के वीडियो का। चलिए देखते हैं। देखिए 36 क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय द ट्रीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MnO2 with aqueous hydrochloric acid according to the reaction। यहाँ पे रिएक्शन दिया है कि aqueous 4HCl या आपने MnO2 के साथ रिएक्शन दिया, इसे ही मैग्नीज डाइऑक्साइड बोलेंगे, और ये रिएक्शन आपके सामने बना। तो आपसे कह रहा है कि क्लोरीन बनाने का मेथड है ये क्या, लेबोरेटरी में जब आप क्लोरीन बनाते हैं तो इसी मेथड के इस्तेमाल से बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हो गया रिएक्शन। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विथ 5.0 ग्राम ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन क्यों नहीं आप बना सकते हैं, खुद बना सकते हैं आप। यहाँ पे वीडियो को रोकिए, अगर आपने शुरुआत से देखा है तो बनाइए इसे, नहीं तो मैं तो बता ही दूंगी लास्ट में आपको कि देखिए पहले तो कह दिया कि क्या डिमांड है, आप देखिए हाउ मेनी ग्राम, यानी आपको किसी भी तरह से ग्राम पे पहुंचना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ ये आपका रिएक्शन ही इंफॉर्मेशन है आपके पास कि क्लोरीन इज prepared in the laboratory by treating manganese dioxide MnO2 with aqueous hydrochloric acid according to this reaction, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि अभी जस्ट ग्राम वाला भी अभी आप क्वेश्चन आपने बनाया है कि यहाँ पे दिखाएंगे कि इसका एक का कितना हो जाएगा, 36.5 हो जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा, इतना ग्राम रिएक्ट करेगा इतना ग्राम से, तो 5.0 ग्राम कितना से कितना, इजी है, फटाक से बना लेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए वही किया, रिएक्शन लिख दिया, 4 मोल 1 मोल, यानी 4 मोल को हम कन्वर्ट करते हैं ग्राम में, क्योंकि मेरा क्वेश्चन में डिमांड है क्वेश्चन में ग्राम का, इसको ग्राम में कन्वर्ट किया। मैग्नीज डाइऑक्साइड को भी ग्राम में कन्वर्ट किया, मैग्नीज का वेट हो गया 55 और O2 के लिए 16 दूनी 32 हो गया, तो ऐड किया 87 ग्राम हो गया। अब आप बोलेंगे कैसे कि 80 आपको यहाँ पे निकालना क्या है, देखिए हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड, यानी 5 ग्राम ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड से कितना HCl रिएक्ट करेगा। तो आप क्या कहेंगे कि 87 ग्राम ऑफ MnO2 रिएक्ट विथ कितना ग्राम ऑफ HCl से, 146 से। 87 कितना से रिएक्ट कर रहा है, 146 से। तो 1 ग्राम ऑफ MnO2 रिएक्ट करेगा कितना से, 146/87 ग्राम से करेगा।
क्वेश्चन समझ में आ रही बात आपको? तो 5 ग्राम पे डिमांड है मेरा कि 5 ग्राम पे बताइए, तो 5 ग्राम MnO2 रिएक्ट करेगा कितना से 146/87 इंटू 5 से, यानी 8.5 ग्राम, सॉरी 8.4 ग्राम ऑफ HCl से, ठीक है। तो हेंस 8.4 ग्राम ऑफ HCl विल रिएक्ट कंप्लीटली विथ 5.0 ग्राम ऑफ MnO2। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो 36 कंप्लीट हो गया, यानी ये एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस का क्लासेस खत्म हो गया आज के डेट में। तो समझना आपने, मैंने बार बार बीच बीच में रिपीट तो किया ही है, फिर भी एक लास्ट बार ये आपको कह देती हूँ कि हर एक क्वेश्चन जब भी बता रही हूँ ना, तो हर जगह पे आप ये समझने का प्रयास करें कि किसी क्वेश्चन को इस तरीके से क्यों इन्होंने बताया, कैसे बताया गया, क्यों वहां पे मैंने कहीं पे मैंने मोल यूज किया, कहीं पे मैंने ग्राम यूज किया, कहीं पे वॉल्यूम यूज किया। तो वो अकॉर्डिंग टू डिमांड होता है, अकॉर्डिंग टू मेरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है कि 1 मोल बराबर क्या-क्या हो सकता है, वो बातें आपको मैंने बता रखी हैं। तो इस आशा के साथ कि ये वीडियो हेल्पफुल हो आपके लिए, ये एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस हेल्पफुल हो आपके लिए, आपके कॉन्सेप्ट और आपके कैलकुलेशन के स्किल को डेवलप कर पाए ये वीडियो। तो इसी आशा के साथ कि आप बने रहेंगे साथ में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।